तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम के एडवांस प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कस करेंगे और स्प्रिंग और पुली सिस्टम की भी बात करेंगे, कभी मासलेस पुली और मास वाली पुली, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग मास का एक केस है अपने पास में, हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर देखो बेटा, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर है कि अगर अपने पास में कोई एक स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, और इस स्मूथ सरफेस पर दो मासेस हैं। लेट से एक मास m1 है, दूसरा मास है m2, और ये एक मासलेस पुली से, वो मासलेस स्प्रिंग से अटैच्ड है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इससे अटैच्ड है। अब अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे कि अगर मैं कहूं कि मैंने इस मास को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया और इस मास को इधर शिफ्ट कर दिया, दोनों की शिफ्टिंग अलग अलग की। मैंने कहा m1 को मैंने इधर की तरफ शिफ्ट किया x1 डिस्टेंस तक, और m2 को इधर की तरफ शिफ्ट किया x2 डिस्प्लेसमेंट, इसे m2 को दिया। और शिफ्ट करने के बाद जैसे ही इसे छोड़ेंगे तो ये जो मासेस हैं वो इस तरीके से ऑसिलेशंस करना चालू करेंगे। तो इस टाइप के जो ऑसिलेटर है, दैट ऑसिलेटर इज कॉल्ड द हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस टाइप का जो ऑसिलेटर होगा उस ऑसिलेटर का नाम होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इसे मैंने थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया स्लाइटली x1, और इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया x2। तो अब इन दोनों पर एक फोर्स लगने लगा। ध्यान देना, यहां पर ये जो जब जैसे ही मैं m1 को इधर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो m1 पर इस तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा और m2 पर इस तरफ फोर्स एक्ट करेगा, और दोनों का फोर्स तो भाई इक्वल होना चाहिए। इक्वल इसलिए होगा क्योंकि इन पर जो फोर्स लगाएगी वो तो ये स्प्रिंग लगाएगी, और स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है तो K इंटू एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब ध्यान देना इस चीज को, अगर मैंने इसे x1 शिफ्ट किया भी है तो इस पर जो फोर्स इस वाले पर जो फोर्स लगा है वो भाई x1 नहीं लगा, केवल इस वाले मास पर जो फोर्स लगा है वो K टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 लगा, क्योंकि पूरी स्प्रिंग में जो एलोंगेशन हुआ, नेट एलोंगेशन, वो तो x1 प्लस x2 है। सो नेट फोर्स ऑन स्प्रिंग मीन्स नेट फोर्स ऑन मासेस इज K टाइम्स x1 प्लस x2। मतलब इस वाले मास पर इस तरफ फोर्स लगा है ऐसे, K टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2, और इस वाले पर इस तरफ लगा है K टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2, ऐसे। ये दोनों फोर्स लग गए। तो अगर मुझे इसका टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो हम लोग इसी से किसी एक मास पर हम लोग नेट एक्सेलरेशन देखेंगे और उससे कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ध्यान देना, अगर मैं केवल m1 मास की बात करूं तो m1 मास को जैसे मैंने शिफ्ट करके छोड़ा है x1, तो m1 मास पर जो फोर्स लगा रहा है, जो एक्सेलरेशन m1 मास को दे रहा है, वो तो ये वाला फोर्स दे रहा है। तो m1 मास को मैंने मान लिया कि यहां पर एक एक्सेलरेशन मिल रहा है, दैट इज द A। तो मैं बोल सकता हूं कि इसे एक्सेलरेशन देने वाला फोर्स जो है वो K टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 है। सो नेट फोर्स ऑन मास m1 इज K टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2। यानी इस पर जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए? m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A इक्वल टू K टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2। अच्छा, अगर मैं यहां कहूं कि मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है तो m1 मास के लिए जब मैं टाइम पीरियड निकाला करता था किसी चीज को, अगर x डिस्प्लेस करता था तो वहां पर कंडीशन बनती थी ma इक्वल टू kx, और वहां से a की वैल्यू ky m टाइम्स ऑफ x कर देता था। लेकिन मैंने इसे डिस्प्लेसमेंट तो इसे x1 दिया है, फोर्स x1 प्लस x2 लग गया। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है x1 प्लस x2 मुझे x1 के ही टर्म में लिखना पड़ेगा, तब काम बन जाएगा अपना। चलो देख लेते हैं, तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो यहां पर मैंने इसे लिख दिया m1 इंटू A इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, सॉरी एक काम करते हैं, अगर मैं यहां देखूं इस पॉइंट को,
मैंने लेट कर लिया, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है। इन ब्लॉक्स को अगर मैंने इधर की तरफ शिफ्ट किया, इसे x1 शिफ्ट किया, इस पर इस डायरेक्शन में x1 प्लस x2 लग रहा है, और इसे इधर x2 शिफ्ट किया तो इस पर इस डायरेक्शन में x1 प्लस x2 एक्ट कर रहा है। लेकिन इस x1 प्लस x2 की वजह से अगर मैं बात करूं तो एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। तो यानी कि ये नेट फोर्स इस पर कितना हो गया, 0। पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स है 0। अच्छा, ये स्प्रिंग वाला जो फोर्स होता था वो तो इंटरनल टाइप फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट किया ही, इंटरनल टाइप टेंसाइल फोर्स है। तो इसका मतलब जब किसी भी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं करता है तो वो जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहते थे, और उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता है। इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग नहीं होगी, और सेंटर ऑफ मास की अगर शिफ्टिंग नहीं हो रही तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास होना चाहिए शिफ्टिंग ऑफ m1 माइनस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। यही तो था फॉर्मूला। मैंने इधर नेगेटिव साइन इसलिए जोड़ा है क्योंकि मैं अगर x1 इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं, इसको नेगेटिव लूं, तो एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास तो होगी नहीं क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। तो यहां से m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई 0 होगा, ये भी टर्म 0 हो गया, तो इधर से आ गया अपने पास में m1x1 इक्वल टू m2x2। ये भी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, m1x1 इक्वल टू m2x2 आ गया। तो यहां से एक काम हम लोग कर सकते हैं, m1 मास को मैंने x1 शिफ्ट किया तो ये इक्वेशन में x1 के ही टर्म में निकालू, यानी x2 की वैल्यू अगर इधर उठा के पुट कर दो तो काम बन जाएगा। सो x2 इक्वल टू आ गया अपने पास में m1 x1 अपॉन में m2, ये x2 की वैल्यू आ गई। x2 की वैल्यू उठा के अगर मैं यहां पुट करूंगा तो बन जाएगा अपने पास में m1 इंटू a इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 की जगह आ जाएगा m1 अपॉन में m2 टाइम्स ऑफ x1। सो ये आ गया अपने पास में m1 इंटू a इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन में m2 टाइम्स ऑफ x1। अब x1 के टर्म में बन गया, मैंने अगर x1 इसे शिफ्ट किया तो इस पर x1 के टर्म में फोर्स मैंने कैलकुलेट कर लिया। सो यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अपने पास में k टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन में m1 इंटू m2 टाइम्स ऑफ x1। इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर, ये वाला जो पूरा टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर होगा क्योंकि a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x1 होगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास में k टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस अपॉन में m1 m2। देन मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा की वैल्यू आ गई होगी अंडर रूट ऑफ k टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन में m1 m2। तो टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। सो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ k टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन में टाइम पीरियड आ जाएगा अपने पास में 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 m2 अपॉन में k टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। ये बन गया। अच्छा, ये जो टर्म m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इसे रिड्यूस मास m भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रिड्यूस मास म्यू अपॉन में k लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी इसको भी हम लोग टाइम पीरियड कह सकते हैं एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का। हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब दो मास थे, अलग अलग थे, दोनों को अलग अलग मैंने डिस्प्लेस किया तो वो एसएचएम करने लगे अलग अलग एम्पलीट्यूड पर आकर के, तो मैंने उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें तो लेट अपने पास में कुछ ऐसा सिस्टम है, कोई मान लिया मैंने कि ये कोई सरफेस है, रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, यहां पर एक स्प्रिंग है, और ये जो स्प्रिंग है वो किसी डिस्क से अटैच्ड है।
ऐसे ये डिस्क से अटैच है, बिल्कुल सेंटर से ऐसे। इस डिस्क का मास है m और इस डिस्क की जो रेडियस है वो है r, ऐसे दे रखी है। अब क्या काम किया गया, अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सरफेस रफ है, इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम लोग म्यू भी लेट कर लेते तो भी काम बन जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकाल लेंगे। मैंने क्या किया, इस डिस्क को पकड़ा, डिस्क को पकड़ करके इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये डिस्क है यूनिफॉर्म, इधर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट किया स्लाइटली। जैसे ही इधर की तरफ शिफ्ट करोगे, अभी तो इसमें कोई एलोंगेशन स्प्रिंग में था नहीं, लेकिन जब इसे अगर x शिफ्ट करोगे, यहां से इस डिस्क को इधर की तरफ x अगर शिफ्ट कर दोगे तो इसमें एलोंगेशन आएगा, तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना चालू हो जाएगा। वो किसके इक्वल होगा, kx के इक्वल होगा, और वो इसे फिर से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाएगा। लेकिन यहां पर आते 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 डिस्क की वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम, फिर इधर पहुंचेगा। लेकिन केवल कंडीशन इतनी नहीं बनी है, यहां पर ऐसा हो ही नहीं रहा कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा। मैं कह रहा हूं डिस्क रोल करती हुई आ रही, बीच में ऐसे करके ये जो स्प्रिंग्स ऐसे अटैच है तो इसके अबाउट ऐसे रोल करती हुई आ रही। और अगर रोल करती हुई आ रही तो यहां पर रोल कराने वाला कौन है, वैसे रोल करनी चाहिए भाई। देखो ये जो फोर्स है kx, ये तो रोल करा नहीं रहा होगा डिस्क को, ये तो डिस्क को केवल खींचने की कोशिश करेगा, स्किडिंग कराएगा। इसकी रोल कराने के लिए किसकी जरूरत होती है, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन तो टॉर्क से आता है। तो इसका मतलब इसे टॉर्क दे कौन होगा, क्या kx टॉर्क दे रहा होगा, भाई kx तो यहां लग रहा है, नहीं दे रहा होगा, बिल्कुल। क्यों नहीं दे रहा होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, और ये जो फोर्स है वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। तो अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होता है तो वो तो टॉर्क दे ही नहीं सकता, उसकी वजह से तो नेट टॉर्क जीरो आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। इसका मतलब एक फोर्स इस पर एक और एक्ट कर रहा होगा जो इसे टॉर्क दे रहा होगा, इधर की तरफ ऐसे घुमा रहा होगा किसी वेलोसिटी ओमेगा से। मान लेते हैं, निकालते हैं कि वो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसे टॉर्क दे रहा होगा और इसे घुमा रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। चलो देखते हैं। माना मैंने कि इधर की तरफ ऐसे, इधर की तरफ अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और इधर ही की तरफ लगना चाहिए क्योंकि ये स्किड करेगी तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या देगा, फोर्स, ये रहा फोर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो r क्रॉस है इस तरफ टॉर्क दे जाएगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना टॉर्क, तो इधर की तरफ इसे घुमा देगा। अब इसने इसे घुमाया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये रोल करते हुए आगे बढ़ेगी, फिर आगे ऐसे रोल करते पहुंचेगी, वहां वेलोसिटी जीरो होगी नहीं, मैक्सिमम होगी इक्विलिब्रियम पर, फिर आगे जाएगी जिधर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, अगेन इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में फिर से इसे घुमाएगा, ऐसे घूमती हुई आगे की तरफ आ जाएगी। तो क्या होगा समझो, तो होगा ये कि इसमें दो तरीके के मोशन हो रहे होंगे, एक मोशन हो रहा होगा ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा मोशन इसमें हो रहा होगा रोटेशनल मोशन। चलो मैं दोनों मोशन के इक्वेशन यहां पर लिख लेता हूं। पहले अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं तो ट्रांसलेशनल मोशन इसका हो रहा होगा, वो दो फोर्सेस की वजह से लगता है, एक तो kx, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा kx तो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा ही होगा क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर सेंटर ऑफ मास का, तो मैं लिखूंगा kx माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी देखो, दूसरा इसे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं लिखूंगा फ्रिक्शन फोर्स Fs into perpendicular distance from the axis of rotation, that is the r, friction force into perpendicular distance, ये रही, ये force, ये perpendicular distance, force perpendicular distance from the axis of rotation। तो force into perpendicular distance Fs into r equal to I alpha, यानी force into perpendicular distance r equal to I moment of inertia of this disk is mr square by 2। और क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा को a बाई आर, बिल्कुल क्लियर बात है, अगर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे a बाई आर लिख सकते हैं। r से r कैंसिल, इस r से r मर गया, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई अपने पास में ma बाई 2। ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है अपने पास में, इसे उठा करके आप पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में,
तो आ जाएगा अपने पास में kx माइनस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई अपने पास में ma/2 इक्वल टू ma। अपने को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, सो kx इक्वल टू आ गया ma प्लस ma/2 दैट इज 3ma/2। अच्छा, टाइम पीरियड निकालने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं, a की वैल्यू निकाल लो, तो a इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 2k अपॉन में 3m टाइम्स ऑफ x। एक बात तो बिल्कुल क्लियर अपने को पता लग गई है कि ये जो 2k/3m है, ये जो 2k/3m है, यही तो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसे एक इक्वेशन मानो, इसे 2 मानो, इन दोनों को कंपेयर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2k अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ m, ये बन गई। सो ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2k/3m, देन टाइम पीरियड आता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। सो अपॉन में ओमेगा ये ऊपर पहुंच जाएगा नीचे, तो टाइम पीरियड हो जाएगा अपने पास में 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3m अपॉन में 2k। मुझे लग रहा है कि बच्चों को बात ये समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों कि मैंने एक रोटेशन मोशन जो बताया था, तो रोटेशन मोशन में मैंने एक एक्सिस का नाम लिया था यहां पर। अगर मैं इसे एक्सिस मानू, भाई अभी इसके अबाउट घूम रहा है, अगर मैं इसे एक्सिस मानू, ये इस पॉइंट को अगर मैं एक्सिस मानू, इसे, इसको नहीं मानना, तो इस एक्सिस को मैं नाम दूंगा रोटेशन में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका नाम होगा। मैंने इसको एक्सिस माना, इसको अगर एक्सिस माना तो इसका नाम हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब समझो, मैं कह रहा हूं अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो जो टॉर्क लगेगा, यहां पर जो टॉर्क लगेगा, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स देगा? अगर मैंने इसे एक्सिस माना है तो बच्चे बोलेंगे ना सर टॉर्क फ्रिक्शन फोर्स दे ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो इसी एक्सिस से पास हो रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स अगर इसी एक्सिस से पास हो रहा है तो टॉर्क देगा कौन? इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है, वो r है, और उधर एक फोर्स और लग रहा है kx, ये दे सकता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन घूम तो इसी के अबाउट रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो यहां पर जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, वो देगा, वो टॉर्क दे रहा होगा अपने पास में। यहां पर अगर टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा तो वो टॉर्क होगा फोर्स यानी कि kx इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज द r। तो इस टॉर्क को हम लोग लिखते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इक्वल टू kx इनटू r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस, भाई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती थी? mr² प्लस mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो आ जाएगी 3/2 mr²। ये बातें तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, इक्वल टू kx इंटू r। सो एक r से एक r कैंसिल हो गया। अल्फा की अगर हम बात करेंगे तो 3/2 टाइम्स ऑफ mr, अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं a/r इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x। एक r से एक और r कैंसिल, तो यहां से अल्फा की वैल्यू मेरे बच्चों आ गई है कितनी? k/2k/3m टाइम्स ऑफ x। क्या ये जो अल्फा की वैल्यू है, क्या ये जो इक्वेशन बन रही है अपनी, इससे मैच कर रही है? हाँ बिल्कुल सही बात है, इससे मैच कर रही। तो आगे का प्रोसीजर हम लोग यही फॉलो करेंगे और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने जाएंगे। ये भी एक तरीका था आसान सा निकालने का। अच्छा, और भी तरीका हो सकता है, और भी एक तरीका। अगर मैं बात करूं तो मैंने शुरू में जब पहला लेक्चर था एसएचएम का, तो मैंने ये बोला था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टोटल एनर्जी होती है वो तो कंजर्व रहती है, और अगर टोटल एनर्जी इसकी कंजर्व है, इसका मतलब मैं इसके किसी भी एक्स डिस्टेंस, एक्स का मतलब मैं एम्पलीट्यूड पोजीशन नहीं कह रहा हूं, एक्स का मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है जहां पर दोनों चीजें हैं, वेलोसिटी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी।
मतलब काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो मैं इसके अगर उस पॉइंट पर जाकर के टोटल एनर्जी लिख दूं, और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, और उससे मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कुछ इक्वेशन बनाऊं, तो हो सकता है उससे टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाए। तो देखते हैं बेटा कि किस तरीके से कर सकते हैं। मान लो मैंने ये कहा कि इसे, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो है अपने पास में एक्स डिस्टेंस पर ले जाकर के एनर्जी इसकी लिखनी है, तो इसमें एनर्जी क्या होनी चाहिए? रोल कर रहा है, और जैसे ही रोल करना चालू हुआ, फ्रिक्शन का काम था इसे रोलिंग मोशन प्रोवाइड कराना, और रोलिंग मोशन प्रोवाइड होने के बाद में फ्रिक्शन का तो काम खत्म। और वैसे भी जो फ्रिक्शन होता है यहाँ पर, पहले शुरुआत में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, बाद में जो फ्रिक्शन लगेगा, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा होगा जब रोलिंग मोशन करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से रोलिंग मोशन थोड़ी ना होता, वहां पर तो स्लिपिंग चालू कर देगा या स्किडिंग चालू कर देगा। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो उसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो। तो मैं केवल एनर्जी वर्क डन इसकी वजह से नहीं लिखूंगा, केवल और केवल एनर्जी हम लोग लिखेंगे किसकी? इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल। मैंने लेट कर लिया किसी पोजीशन एक्स पर आकर के, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो हो गई हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड होगी, वो हो जाएगी हाफ kx² प्लस एक और एनर्जी इसके पास होगी जो कि इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो होगी हाफ I⍵²। ये होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, इस टोटल काइनेटिक एनर्जी E को लिखेंगे हम लोग हाफ mv² प्लस हाफ kx² प्लस हाफ I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज mr²/2 इंटू ओमेगा को लिखूंगा मैं b/r, क्योंकि रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग की कंडीशन है। तो r² से r² मर गया, क्या बचा? एनर्जी E इक्वल टू आ गई अपने पास में हाफ mv² प्लस हाफ kx² प्लस यहां बन गया 1/4 mv²। इसे और इसे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसको और इसको ऐड करेंगे 3/4 mv², 3/4 mv² प्लस हाफ kx²। ये टोटल एनर्जी आ गई। मैंने बोला कि इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, अगर एनर्जी कंजर्व रहती है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो करके देखते हैं। तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे ही इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा dE/dt इक्वल टू, इसका देखो डिफरेंशिएशन टाइम करें, देखो मास तो कांस्टेंट है तो 3/4 m कांस्टेंट आ गया, b² का डिफरेंशिएशन हो गया 2d dB/dt में b² है, पावर सामने, पावर से कम करके, और अगेन b को मैंने t लेट किया है तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन चेन रूल लगाते थे 2b dB/dt प्लस हाफ के कांस्टेंट एंड x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx/dt। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पर देखो बेटा 2 से ये कैंसिल, 2 बचा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, खेल खत्म। सो मैंने बोला कि टोटल जो एनर्जी है वो तो कंजर्व रहती है। अगर एनर्जी कंजर्व है तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं dE/dt की जगह 0। ये जो dE/dt इसकी जगह 0 लिख सकता हूं, यानी 0 इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ m इंटू बी। dB/dt बेटा मुझे पता है एक्सेलरेशन होता है, सो एक्सेलरेशन a प्लस kx dx/dt होती है वेलोसिटी। यार देखो यहां पर अगर मैं देखो तो b तो कॉमन है, तो b मैंने कॉमन ले लिया, तो 0 इक्वल टू 3/2 m इंटू a प्लस kx टाइम्स ऑफ b। ये b इस तरफ पहुंचेगा 0 हो जाएगा, सो kx की वैल्यू आ गई, या kx को इधर ले जाएंगे 3/2 m इधर रहेगा, तो 3/2 m इंटू a इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस का kx, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस का 2k/3m टाइम्स ऑफ x।
और अगर मैं इसे एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर कराऊं तो ये बनता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2k/3m। सो ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2k/3m, देन टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3m अपॉन में 2k। तो अपन ने बेटा इससे अगर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन लगाया था उससे भी निकाला, प्योर रोटेशनल मोशन यानी एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन उससे भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और एनर्जी कंजर्वेशन से भी हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास में, ये तो इस तरीके से था। अब अगर मान लो कि ऐसे दे रखा, ये कोई बड़ सपोर्ट है और यहां पर ये पुली है ऐसे, ठीक है। इस पुली से मैं ये बोलूं कि इधर की तरफ एक ब्लॉक है, वो ऐसे लटक रहा है, और इस तरफ स्प्रिंग है ऐसे। यहां तक बात क्लियर है। अब मैं ये बोलूं कि अगर इसको ब्लॉक को स्लाइटली शिफ्ट किया जा रहा है, मैंने कहा ये लाइट पुली है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, ब्लॉक को एक्स अगर स्लाइटली शिफ्ट किया जाता है तो अगर ये एक्स शिफ्ट होगा तो ये भी एक्स शिफ्ट होगी, और अगर ये एक्स शिफ्ट होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो है इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा के एक्स। ये तो बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर ये एक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो ये स्प्रिंग जो है अपनी फिर से उसी पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, और आने की कोशिश करेगी तो इस पर एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज द रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज के एक्स। ये के एक्स के बराबर हो गया। तो अपन लोग ये लिख सकते हैं कि इस पर अगर फोर्स के एक्स लगा तो इस पर भी तो यार एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। अगर इस पर के एक्स इधर लगा तो इसे भी ऊपर की तरफ ऐसे खींचने की कोशिश कर रही होगी तो वो भी के एक्स लगेगा, यानी कि अगर मैंने इसे एक्स डिस्प्लेस किया तो इस पर के एक्स लगेगा ऊपर की तरफ, और वो के एक्स फोर्स ही इसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। अब बच्चे बहुत सारे दिमाग लगा रहे होंगे कि एमजी भी तो लग रहा है, उसे क्यों नहीं कैलकुलेशन मिल रहा। अरे यार एमजी ही पहले कैलकुलेशन में लिया था, तब ये और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गए थे। स्प्रिंग में पहले थोड़ा एलोंगेशन हुआ, इक्विलिब्रियम में आ गए, अब कोई फोर्स अभी नहीं लग रहा, नया फोर्स जो लगा के एक्स वही इसको इधर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। जो पुराना अपने पास में के एक्स नॉट या कुछ भी होगा वो तो एमजी को बैलेंस कर चुका है। अगर लिखना चाहेंगे तो हम वो भी क्वेश्चन में लिख देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका। तो इसका मतलब ये के एक्स ही इसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा, तो मैं लिख दूंगा के एक्स इक्वल टू एम इंटू, बड़ा सिंपल हो गया। इसमें भी मैं टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना है तो ए इक्वल टू आ गया अपने पास में के वाई एम टाइम्स ऑफ एक्स, और ये जो के वाई एम है यही तो ओमेगा स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी के वाई एम, यानी ओमेगा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ के वाई एम, देन टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। वेरी गुड, बड़ा सिंपल सा केस था, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा केस ना हो, अगर ये ऐसा नहीं है, मैंने कहा ये लाइट पुली थी तब तो यहां तक बात बन गई, लेकिन अगर ये मैं बोलूं कि लाइट पुली है ही नहीं, ये तो पुली लाइट पुली नहीं है, ये तो पुली जो है इसकी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मैं लेट कर लूं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अब क्या होगा टाइम पीरियड भाई, अगर आई है, मैंने क्या किया, इसे ऐसे नीचे की तरफ एक्स अगर खींचा तो ये पुली भी तो घूमने की कोशिश करेगी, और ये पुली अगर घूमेगी तो इसकी यहां पर टेंशन अलग होगी और यहां पर टेंशन अलग होगी। क्यों होगी भाई, देखना। टेंशन इसलिए अगर अलग होगी, अगर मैं यहां दोनों जगह टेंशन सेम रख दूं, मैंने लेट कर लिया कि इधर पर टेंशन मैंने कह दी कि ये रही T1 T और ये भी रही T, दोनों के एक्स है। और अगर दोनों के एक्स है समझो, तो इसकी वजह से जो फोर्स टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या होगा, आर क्रॉस एफ, आर इधर एफ इधर घुमाएगा, और इसकी वजह से आर क्रॉस एफ इधर घुमाएगा, दोनों तो इक्वल है।
जितना इधर घूमी उतना इधर घूमी तो पुली तो घूमी नहीं। मासलेस पुली अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहां पुली से नहीं मतलब है, स्प्रिंग वो इसके ऊपर स्ट्रिंग स्लिप कर रही है। मैं ये बोल रहा हूं स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली। स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लिप करती ही नहीं है। अगर नहीं स्लिप कर रही इसका मतलब वो क्या कर रही होगी, इसे घुमाने की कोशिश कर रही होगी। इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रही इसका मतलब यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो इसकी टेंशन को अलग अलग कर रहा है। तो एक तरफ टेंशन जो होगी वो ज्यादा होगी, दूसरी तरफ टेंशन क्या होगी, कम। मान लिया मैंने कि ये इधर की तरफ आने की कोशिश कर रही है, पुली ऐसे करके इधर की तरफ मैं घुमा रहा हूं, तो अब क्या होगा, जैसे मैंने इधर इसे नीचे की तरफ लेकर के आया तो इस पर के एक्स इधर की तरफ लगा, इस पर के एक्स इधर की तरफ लगा, और पुली ऐसे घूम गई, वापस फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी। तो इसका एक टाइम पीरियड मुझे कैलकुलेट करना है। चलो निकाल लेते हैं, देखते बेटा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस। अपने पास में लेट ये कोई पुली है, ऐसे ये कोई पुली है, और इस पुली में इधर पर ये स्प्रिंग अटैच्ड है, और इस तरफ कोई मास अभी अटैच्ड जस्ट किया है। अभी ये पुली जो है वो स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ पर है, यहां भी नेचुरल लेंथ है। अगर मैं ये काम करूं, जैसे इससे मास लगाऊंगा तो नीचे की तरफ तो इसमें लगेगा mg, और जैसे इसमें नीचे की तरफ mg लगेगा तो इसमें कुछ खिंचा हुआ है। मैं अभी इस पुली को मासलेस मान रहा हूं भाई, सॉरी मासलेस का केस तो हम लोग कर चुके। ये जो पुली है, इस पुली की रेडियस है r और मास है m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो अब इधर की तरफ ये नीचे mg इस पर लगा, जैसे इस पर mg लगा तो इसमें कुछ एलोंगेशन आएगा, ऊपर ऐसे खींचेगी। मैंने लेट कर लिया, इसमें जो एलोंगेशन है पहले यहां थी, इतना एलोंगेशन आ गया, और मैंने लेट कर लिया ये जो एलोंगेशन है ये x। तो इस पर जो फोर्स लगा होगा वो तो जाहिर सी बात है, इस पर फोर्स लगा होगा के एक्स नॉट। एलोंगेशन ऊपर x नॉट आया तो इस पर फोर्स लगा होगा नीचे की तरफ के एक्स नॉट। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर के एक्स नॉट जो है भाई, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पुली कैसी हो गई, स्टेबल, पुली घूम ही नहीं रही। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं के एक्स नॉट इक्वल टू mg। तो के एक्स नॉट की वैल्यू आ गई अपने पास में mg की इक्वल। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने इस पुली को थोड़ा सा और शिफ्ट कर दिया x। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसे x शिफ्ट करोगे तो फिर से इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगना चालू हो जाएगा। अब ये फोर्स मैं x के बराबर नहीं लिखूंगा क्योंकि मासलेस पुली नहीं है। के एक्स के बराबर लिख दूंगा, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। मासलेस पुली नहीं तो पुली भी घूमेगी ऐसे, और पुली तो यार तभी घूम सकती है, मान लो ये इधर की तरफ आया तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगा, फोर्स इधर लगा तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ब्लॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर ये जो सरफेस है इनफ रफ है, यहाँ पर पुली स्लिप नहीं, वो स्ट्रिंग जो है वो स्लिप नहीं कर रही। अगर स्लिप नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये तो पुली को घुमाने की कोशिश करेगी, ऐसे पुली घूमेगी। और पुली घूम तभी कर सकती है जब यहां पर जो टेंशन है T1 और यहां पर जो टेंशन है T2 ये दोनों अलग अलग हो। भाई क्यों अलग अलग हो, क्योंकि इस टेंशन की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो कैसा लगेगा, R क्रॉस F इधर, और इस टेंशन की वजह से टॉर्क लगेगा R क्रॉस F इधर। अगर ये वाला टॉर्क इस वाले टॉर्क से ज्यादा होगा तो ये नेट इधर की तरफ घूमना चालू हो जाएगी। ये तो बात क्लियर हो गई। रोटेशन में हम लोग ये बातें पढ़ भी चुके थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर T1 ज्यादा होगा और T2 क्या होगा, कम होगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इस पर ऐसे इधर की तरफ T2 लग रहा है तो इधर की तरफ भी T2 लगेगा, और ये T2 ही इसे ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। लिख सकता हूं T2 ज्यादा है, mg नीचे, mg कम है, तो ये ऊपर की तरफ भागेगी। किस फोर्स से भागेगी, मैं लिखूंगा T2 माइनस mg इक्वल टू आ गया m। इक्वेशन सेकंड, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, अब मैं T1, एक और चीज हो रही है कि पुली भी तो घूम रही है। अगर ये पुली घूम रही है तो इसका मतलब इसे टॉर्क मिल रहा है, और इसे टॉर्क कौन दे रहा है, इसे टॉर्क दे रहा है T1 और T2। तो T1 तो ज्यादा है, T2 तो कम है, तो ये वाला टॉर्क ज्यादा, ये वाला टॉर्क कम। तो टॉर्क
क्या होगा, टॉर्क होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी T1r माइनस T2r। भाई नेट टॉर्क तो यही तो आना चाहिए, T1r की वजह से ज्यादा, T2r की वजह से कम। एक टॉर्क जो है वो कैसा है, क्लॉकवाइज, दूसरा टॉर्क क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू नेट टॉर्क, एंड नेट टॉर्क को मैं लिख सकता हूं आई अल्फा। सो यहां से आ जाएगा T1 माइनस T2 कॉमन टाइम्स ऑफ R इक्वल टू आई अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं A बाई R। क्लियर। सो T1 माइनस T2 इक्वल टू हो गया आई A बाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो सेकेंड इक्वेशन है T2 माइनस mg इक्वल टू ma। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो T2 से T2 कैंसिल, और T1 की वैल्यू आ गई अपने पास में T1 माइनस mg इक्वल टू आई A अपॉन में R स्क्वायर प्लस ma। यहां अगर देखा जाए T1 तो यार जो एलोंगेशन आया वो दो हुए। एक कौन सा हुआ, एक तो हुआ के, एक तो x0 हुआ था, दूसरा मैंने x और शिफ्ट किया तो टोटल जो एलोंगेशन आया था वो कितना आ चुका था। T1 की जगह जो नेट फोर्स लगेगा वही तो kx, यानी kx प्लस x0 है, क्योंकि यहाँ एलोंगेशन जो है पहले x0 हुआ और ये x और हो गया। तो kx प्लस x0 माइनस mg इक्वल टू, यहां से मैंने एक्सेलरेशन a कॉमन ले लिया तो बचा m प्लस आई अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, इसे अगर और हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में kx प्लस kx0 इक्वल टू वो kx प्लस kx0 माइनस mg इक्वल टू आ गया अपने पास में a टाइम्स ऑफ m प्लस आई अपॉन में R स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से kx0 जो है वो mg के बराबर है, और अगर ये kx0 mg के बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो यहां से बना अपने पास में a इक्वल टू k अपॉन में m प्लस आई अपॉन में R स्क्वायर टाइम्स ऑफ x, ये एक्सेलरेशन। क्या मैं इस एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर x लिख सकता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू हो गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई k अपॉन में m प्लस आई अपॉन में R स्क्वायर। सो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ k अपॉन में m प्लस आई बाई R स्क्वायर, देन टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस आई बाई R स्क्वायर अपॉन में k। ये टाइम पीरियड आ गया। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखना। नेक्स्ट अगर मैं देखूं कि इस इक्वेशन को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। भाई एक तो हो गया कि हम लोगों ने रोटेशन और ट्रांसलेशनल की एनएलएम का यूज कर लिया, दूसरी बार में हम लोग इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो भी आसानी से हो सकता है। कैसे समझो, मान लो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही आ चुका। इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैं माने ले रहा हूं इनिशियल, इसकी पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी लेवल में माने ले रहा हूं 0। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, mg इंटू एक्स। ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पर। ठीक है, तो बनेगा अपने पास में, अगर मैं बात करूं, सॉरी अगर मैं बात करूं यहां पर एनर्जी की, तो एनर्जी जो है अपने पास में होगी इसमें, एक तो इस पोजीशन पर कोई इसकी वेलोसिटी होगी, तो टोटल एनर्जी में तो एक होगी काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv स्क्वायर, पहली बात। ठीक है,
दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तीसरी होगी इसमें स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आई वो, और चौथी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का लेवल मैं ये जीरो मानने ले रहा हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी लेवल है और ये जीरो है। तो एक तो हो गई हाफ एम बी स्क्वायर, दूसरी हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को तो मैं बी बाई आर का होल स्क्वायर लेके दे रहा हूँ, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस तीसरी यहां पर होगी जाकर के इस स्प्रिंग में एनर्जी। अब स्प्रिंग में एलोंगेशन एक्स नहीं है, स्प्रिंग में तो एलोंगेशन है के एक्स प्लस एक्स नॉट, तो स्प्रिंग की एनर्जी होगी हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। चलो ये भी बन गई। और चौथी इसमें पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये एनर्जी लेवल मान रहा हूं, इससे ऊपर एनर्जी पॉजिटिव, इससे नीचे एनर्जी क्या होगी नेगेटिव। बक डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते तब भी यही आ जाता। तो पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव लेंगे, वो हो जाएगी mg इंटू एक्स। यहां तक बात की बात, ठीक है। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो डी ओवर डी टी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में हाफ एम बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2b dv ओवर dt प्लस हाफ आई कांस्टेंट अपॉन में आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, बी स्क्वायर का हो जाएगा 2b dv ओवर dt प्लस हाफ के कांस्टेंट, यहां पर हो जाएगा 2 सामने आ जाएगा x प्लस एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा dx ओवर dt माइनस mgx का x के t के रेस्पेक्ट में mg dx ओवर dt। ये टर्म बन गया। मुझे पता है कि पूरे एसएचएम में जो एनर्जी होती वो तो कंजर्व रहती है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी अगर कंजर्व होगी तो डी ओवर डी टी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब डी ओवर डी टी को अगर मैंने जीरो पुट कर दिया तो आ जाएगा जीरो इक्वल टू हाफ, 2 से ये 2 कैंसिल, एम बी डी वी ओवर डी टी होगी एक्सेलरेशन ए प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, आई अपॉन में आर स्क्वायर बी डी वी ओवर डी टी की वैल्यू ए प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, के एक्स प्लस के एक्स नॉट डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू होगी बी वेलोसिटी और के एक्स नॉट की जगह भी बी माइनस एम जी डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू बी वेलोसिटी। सभी में बी कॉमन है, बी कॉमन लेकर किधर ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर जीरो इक्वल टू एम ए प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी। अच्छा, बहुत अच्छे से पता है कि जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर थे तो के एक्स नॉट और एम जी क्या थे, बराबर थे, तो कैंसिल आउट हो गए। तो अपने पास में यहां पर बचा एक्सेलरेशन, यहां से ए कॉमन ले लिया, वो बचा एम प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू के एक्स माइनस का। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस का के अपॉन में एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। यही तो ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर की जगह अगर मैं लिखना चाहूंगा तो आ जाएगा, ओमेगा की जगह लिखना चाहूंगा तो अंडर रूट ऑफ के वाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। सो टाइम पीरियड आ गया अपने पास में 2 पाई अंडर रूट ऑफ के वाई एम प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर। ये टाइम पीरियड हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट केसेस देखें तो मैं पुली को कुछ ऐसे भी बना सकता हूं। मैंने मान लिया कि इस बार में मासलेस पुली है और वो इस तरीके से किसी स्प्रिंग से ऐसे लटक रही है और इस तरफ ये स्ट्रिंग है ऐसे बंधी हुई है, इस तरफ ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m, ऐसे लटक रही। इस ब्लॉक को मैंने स्लाइटली इधर की तरफ x शिफ्ट किया। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। हमें इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा, ध्यान देते हैं। अगर मैंने मान लिया कि ये इस तरीके से ऐसे इससे ऐसे लटकी हुई है, तो मुझे टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड हो जाएगा जैसे ही मैं इसे x शिफ्ट करूंगा नीचे की तरफ, तो अगर ये इसमें x शिफ्ट हुआ तो यहां पर भी एक टेंशन आएगी ऊपर ऐसे, इधर भी आएगी एक टेंशन, यहां भी एक टेंशन आएगी, तो इधर t तो इधर हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ t। यहां तक तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
अब देख लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैंने मान लिया कि इस पुली का लेट कर लिया डिस्प्लेसमेंट बाई, मैं पुली कांस्टेंट लगाऊंगा बेटा। अब मैं इन पॉइंट्स को अगर मैं लेकर के चलूं, मैंने मान लिया यहां पर कोई पॉइंट लिया और यहां पर कोई पॉइंट लिया, इसको तो मैंने एक्स नीचे डिस्प्लेस किया भाई, इस वाली स्ट्रिंग को तो मैंने एक्स नीचे डिस्प्लेस किया, तो ये वाला पॉइंट तो इधर नीचे की तरफ एक्स डिस्प्लेस होगा, लेकिन ये तो फिक्स है, तो इसका ये पॉइंट फिक्स होगा, ये भी फिक्स होगा, ये भी फिक्स होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, जीरो। और मुझे पुली कांस्टेंट में बहुत अच्छे से याद है कि जो पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट बाई इक्वल टू वो इन दोनों के वेक्टर के सम के इक्वल होगा, यानी 0 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो बाई की वैल्यू आ गई अपने पास में एक्स बाई 2, यानी पुली का डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया, बाई के इक्वल। अब पुली में अगर मैं टेंशन देखूं, तो अगर पुली यहां पर बाई डिस्प्लेस हुई तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। अगर पुली कांस्टेंट के है तो इस पर फोर्स लग जाएगा के वाई। तो इसका मतलब इधर जो आया वो 2t इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, के वाई के इक्वल। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 टाइम्स ऑफ t इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बाई। तो t की वैल्यू तो आ चुके अपने पास में के वाई बाई 2। अब एक काम करता हूं, मैं t की वैल्यू तो यहां रख देता हूं, तो t ही तो इसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो t इक्वल टू m इंटू ए, और t की वैल्यू तो है k बाई अपॉन में 2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और बाई की तो वैल्यू देखो, मैं इसे x डिस्प्लेस करा रहा हूं, तो x के ही टर्म में देखना मुझे सारी चीजें, तो बाई के टर्म में तो देख नहीं सकता, तो बाई की वैल्यू मैं रखूंगा, बाई की वैल्यू तो x बाई 2, तो ये हो गया x बाई 4 इक्वल टू m इंटू ए। सो a की वैल्यू आ गई k अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ m इंटू एक्स। क्या प्यारे बच्चों ये बात पता है कि k बाई 4m जो होता है वो तो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अपने पास में k अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ m। ये तो ओमेगा स्क्वायर है। अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, देन ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट ऑफ k अपॉन में 4m। ये तो ओमेगा आ गया। सो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m अपॉन में k। ये आ गया टाइम पीरियड। तो हमने टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट। अच्छा, ये केस अगर ऐसा ना, यहां पर स्प्रिंग ना लगी हो, स्प्रिंग अगर यहां कहीं लगी हो, मतलब कुछ इस तरीके का केस बन रहा हो, ऐसे मैंने मान लिया कि ये स्प्रिंग है, ये पुली है, और इस पुली में स्प्रिंग ये लगी हुई है इस तरीके से, इधर ऐसे ब्लॉक, पुली मासलेस है। ऐसा केस शायद मैं करा चुका हूं, हाँ करा चुका हूं, छोड़ो इसको करने की जरूरत नहीं। मैं एक काम करता हूं, इस तरीके से बना देता हूं। ऐसा केस है लेट कि ये स्प्रिंग है, ये पुली है, ऐसे लटक रही है, यहां है मास M। हाँ ये वाला हो गया केस। अब इस मास को फिर से स्लाइटली शिफ्ट किया, मासलेस पुली, इसे नीचे की तरफ जैसे ही स्लाइटली शिफ्ट किया x डिस्टेंस, और जैसे ही इसे x डिस्टेंस नीचे शिफ्ट किया तो उसे छोड़ा तो ये SHM करने लगा। पहले तो mg पर नेचुरल लेंथ पे बैलेंस होंगे, वैसे उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट इसे देखूंगा। तो अब होगा क्या, इसमें ऊपर की तरफ जो ले जाने वाला फोर्स होगा वो तो होगी टेंशन। अगर इधर टेंशन T है तो इधर भी टेंशन T होगी, और इधर अगर T है तो इस तरफ होगी T बाई 2, तो इस तरफ भी होगी T बाई 2। भाई टेंशन क्या होती है, इधर आधी हो जाती है, बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलोंगेशन में और देख लेता हूं इसमें कितना होगा। भाई अगर मैंने इसे x शिफ्ट किया तो ये पुली नीचे की तरफ x आ रही होगी, ये तो पॉइंट फिक्स है ना, ये वाला पॉइंट फिक्स है, लेकिन ये मूव कर रहा है। मैंने लेट कर लिया, ये पुली जो मूव कर रही है वो बाई मूव कर रही है, ये तो 0 है और ये x है, तो पुली का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी बाई प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो यहां से अपने को मिल गया है बाई की वैल्यू, एंड बाई इक्वल टू आ गई 2x, एक टर्म। दूसरे टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो इधर जो t बाई 2 लग रहा है वही तो इसे, ये जो t बाई 2 है, t बाई 2 ही तो इसे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। t बाई 2 तो किसके इक्वल होना चाहिए, k इंटू एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, दैट इज k बाई। सो t की वैल्यू आ गई अपने पास में 4k इंटू बाई। अच्छा, बाई की वैल्यू मुझे पता है क्योंकि मैंने इसे x डिस्प्लेस कराया, तो मुझे तो सारी चीजें x के ही टर्म में चाहिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं t इक्वल टू 4
के, बाई की जगह मैं कैलकुलेट कर चुका हूं पहले से ही 2x, तो ये बन गया 2x, यानी कि सॉरी 2k बाई, तो 2k इंटू 2x, यानी t की वैल्यू आ गई 4kx। अच्छा t जो है, ये जो टेंशन है, यही तो इसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहे, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं m इंटू ए इक्वल टू 4k इंटू एक्स। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अपने पास में 4k बाई m टाइम्स ऑफ x। ये जो 4k बाई m है, क्या ये 4k बाई m ही इसे मास प्रोवाइड, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करा रही है? यही तो ओमेगा स्क्वायर है। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4k अपॉन में m, देन ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 4k डिवाइड बाई m। ये तो हो गई ओमेगा की वैल्यू। यहां तक भी बात क्लियर है, आगे देखते हैं। अब अगर मैं कहूं कि मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा, देन 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन में 4k। इस केस में भी मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, मैंने इन केसेस पे काम किया। अच्छा, मैं कुछ और केसेस पर भी काम कर सकता हूं। इसमें एक अच्छा सा न्यूमेरिकल इस पर बनाते, देखो ध्यान दो। मान लिया मैंने कि सिस्टम कुछ ऐसा नहीं है, ये जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा नहीं है, सिस्टम है कुछ ऐसा। इस तरीके से ये रही पुली, मासलेस है, ये स्ट्रिंग है, फिर ये स्प्रिंग है, और ये मास है। दोनों में अंतर है। पहले वाले केस में इसमें अंतर है, देखना कैसे। अगर मैं इसे x शिफ्ट कराऊं नीचे, और मैं क्या पूछूं कि क्या इस स्प्रिंग में एलोंगेशन भी x होगा, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर, अगर इसे x कर रहा है तो ये भी x होना चाहिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझो। इसलिए नहीं होगा, यहां पर ये स्प्रिंग अटैच्ड है भाई, ये नहीं, ये तो फिक्स है, ये अटैच्ड है, ये स्प्रिंग अटैच्ड है, तो इधर भी एलोंगेशन आएगा। और इधर एलोंगेशन मैंने लेट कर लिया z आ रहा है, यहां पर मैंने लेट कर लिया कि इसमें जो एलोंगेशन है वो z है। यहां पर कितना है, 0 है। यहां पर मैंने लेट कर लिया कितना है, y है। मैंने इस ब्लॉक को x नीचे शिफ्ट कराया, ये पुली भी y नीचे आई, तो एलोंगेशन x थोड़ी ना हुआ। नेट एलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग, मैंने इनके स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का क्या लेट कर लिए, टाइम पीरियड मुझे कैलकुलेट करना। नेट एलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग, इसे नीचे x शिफ्ट कराया, ये भी थोड़ी सी y शिफ्ट हुई, तो ये पूरी स्प्रिंग x अलोंग थोड़ी नहीं हुई, तो y थोड़ी शिफ्ट हुई ना पूरी। इसका मतलब स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आया दैट इज द x माइनस y। बहुत अच्छी बात है, क्लियर होगी बात। एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज x माइनस y, और यही जो x माइनस y होगा, k टाइम्स ऑफ x माइनस y होगा, ये स्प्रिंग पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और यही इसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अगर अपने लोग x के टर्म में y की वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाए तो काम बन जाना चाहिए मुझे, मेरे ख्याल से। और मुझे पता है मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान देना। पहले तो इधर लगा, इधर की तरफ मैंने टेंशन लेट कर ली, कितनी है t। अगर इधर t है तो इस तरफ कितनी होगी t/2, और इस तरफ भी कितनी होगी t/2। और ये t/2 मैं लिख सकता हूं, t/2 इक्वल टू हो गया z, kz, सॉरी t/2 की वैल्यू कितनी हो गई kz, तो t की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ k इंटू z, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। y की वैल्यू अगर मैं z के टर्म में और कैलकुलेट कर लूं तो और अच्छे से काम बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं, यहां से अगर मैं देखूं, ध्यान देना, यहां से अगर मैं देखूं तो ये जो इसमें एलोंगेशन है, इसके और इसके अलजेब्रिक सम के इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, z प्लस 0/2 इक्वल टू y। हो सकता है ना, z प्लस 0/2 इक्वल टू y। तो इधर से आ जाएगा अपने पास में z इक्वल टू 2y। अब मैं इस z की जगह 2y लिख सकता हूं। सो यहां से आ गया t इक्वल टू 2k, z की जगह आ गया 2y। सो t की वैल्यू आ गई अपने पास में 4k/। ये टेंशन आ गई, यही तो टेंशन है इधर, जो k x माइनस y के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, 4k/। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, k x माइनस k y इक्वल टू 4k/। हो सकता है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, kx इक्वल टू 5k टाइम्स ऑफ y।
ये भी बात क्लियर है। क्या बाई को मैं Z/2 लिख सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बाई को मैं लिखूंगा Z/2, तो kx की वैल्यू है 4k/, एक मिनट, kx की वैल्यू है 5k/, तो यहां से x की वैल्यू आ गई अपने पास में 5 टाइम्स ऑफ बाई, x की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ बाई, यानी बाई की वैल्यू होगी xy5, यहां पुट करता हूं, यह बन गया अपने पास में k x माइनस बाई की जगह xy5 टाइम्स ऑफ m इंटू a, तो ये हो गया k 4k x अपॉन में 5 इक्वल टू m इंटू a। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4k अपॉन में 5m टाइम्स ऑफ x। अब अगर ध्यान से देखें तो ये तो ओमेगा स्क्वायर है, ये टर्म ओमेगा स्क्वायर हो गया, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4k/5m। सो ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 4k अपॉन में 5m। सो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 5m अपॉन में 4k, ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छी बात है, ये भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हमने अलग अलग केसेस में पुली और ब्लॉक केसेस देखे और ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एक बार लाइट पुली ली, एक बार मैंने लाइट पुली नहीं ली थी तब भी वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, मैं एक केस और देख लेता हूं इसका। लेट मैंने ये कर लिया कि सपोज इस तरीके से कोई सरफेस है, ऐसे रफ सरफेस है, फ्रिक्शन होगा, यानी कुल मिला के इस पर जो व्हील होगा या मैं कहूं डिस्क है वो रोल कर रही है, ऐसे ये डिस्क है और ये डिस्क यहां पर इसका एक इधर से इधर ये 2 स्प्रिंग है, इनसे जुड़ी है, इन दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल है k। इसकी डिस्क की रेडियस मैंने लेट कर ली r और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, एट इक्विलिब्रियम, इट इज एट इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो इसे मैं स्लाइटली शिफ्ट कराऊंगा इधर डिस्क को, डिस्क का मास m लेट कर लिया मैंने, इसे अगर मैं स्लाइटली शिफ्ट करा दूं तो स्लाइटली शिफ्ट कराने पर क्या होगा, ये इस तरफ पहुंचेगी, इस तरफ पहुंचेगी तो स्प्रिंग में इधर की तरफ कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो फोर्स इधर लगेगा और इसमें एक्सपेंशन होगा तो इसमें भी इधर फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स इधर होगा। इस तरफ जब पहुंचेगी तो इसमें कंप्रेशन होगा, फिर इधर लगेगा तो इधर 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 ऑसिलेशन करेगी। और मैंने कह दिया कि ये जब इसे स्लाइटली शिफ्ट कर रहे हैं तो ये एसएचएम कर रही है, और अगर ये एसएचएम कर रही है तो इसका टाइम पीरियड मुझे कैलकुलेट करना है। इफ इट इज slightly shifted from its equilibrium position then find time period of SHM। इसका मास है और रेडियस क्या है, आर, डिस्क है। एक काम करते हैं हम लोग, इसे एनर्जी वाले तरीके से कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि अगर मैंने इसे एक्स शिफ्ट किया इधर, ठीक है, तो किसी एक्स पोजीशन पर इसमें कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक तो इसकी वेलोसिटी होगी, एक रोटेशनल एनर्जी होगी, रोल करते हुए जा रही होगी फ्रिक्शन सरफेस से, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड रोल कर रही है तो वर्क बाय फ्रिक्शन फोर्स तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो सबसे पहले मैं इसके एनर्जी अगर लिखना चाहूंगा तो एनर्जी होगी एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी वो होगी, वो कितनी होगी, हाफ के इंटू स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होगा। अगर मैं इसे एक्स शिफ्ट करूंगा तो स्प्रिंग एक्स नहीं शिफ्ट होगी
भाई रोटेशनल मोशन में मैंने देखा था, रोलिंग मोशन में अगर यहाँ x डिस्प्लेस हो रहा था तो इधर यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट था तो वो तो 2x था, तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आएगा वो 2x आएगा। तो एक में इतनी एनर्जी, दूसरे में एक्सपेंशन इतना ही हो रहा, दूसरे में भी इतनी एनर्जी, यानी 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज द हाफ आई मींस डिस्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू तो b²/r² होगी। ये टर्म कैंसिल हो गया, तो 2 से ये 2 कैंसिल। तो एनर्जी को अगर यहां पर तो एनर्जी कंजर्व रहती है एसएचएम में, तो एनर्जी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगी यहाँ पर टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी वो अपने पास में जब इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। सो dE/dt दैट इज इक्वल टू द 0 इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हाफ mv² का होगा 2b dB/dt प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 के, x² का होगा 2x dx/dt प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ m b² का होगा 2b dB/dt। ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बन गया अपने पास में m इंटू बी dB/dt एक्सेलरेशन a प्लस 4 2 जा 8 k x इंटू बी प्लस यहां बनेगा 1/2 m इंटू बी इंटू dB/dt मीन्स एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0। यहां भी कॉमन लेकर किधर ले आएंगे, 0 हो जाएगा, तो बनेगा क्या अपने पास में ma प्लस 1/2 ma, मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ 3/2 ma, तो ये हो गया 3/2 टाइम्स ऑफ ma, इधर ले आएंगे माइनस का 8k इंटू एक्स, तो यहां से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई a इक्वल टू वो हो गया 8 2 16k अपॉन में m टाइम्स ऑफ x, वो भी नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो वैल्यू होती थी माइनस के ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल, सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16k डिवाइड बाई m, सो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन में 16k। तो बेटा मैंने बहुत सारे केसेस सीख लिए यहाँ पर कि किस तरीके से स्प्रिंग ब्लॉक काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन यानी हुक्स लॉ को थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे, एंगुलर एसएचएम की सारी कंडीशंस देखेंगे, सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम के बहुत सारे केसेस देखेंगे, और कंपाउंड पेंडुलम भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए